नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में फिर से पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही? ये मिनी पाकिस्तान वाली बात दिल्ली हिंसा में कहां से आई? ये सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि दिल्ली हिंसा की जांच के दौरान हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में उसी जहांगीरपुरी मोहल्ले का मुस्लिम युवक बता रहा है कि कैसे जहांगीरपुरी में मिनी पाकिस्तान। स्टिंग ऑपरेशन में यह बात भी सामने आई कि जहांगीरपुरी में विदेशी मुस्लिम्स रहते हैं और हर घर में हथियारों का जखीरा है। हम आपको स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा सुनवाते हैं जिसे टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया है। इस हिस्से को सुनिए, फिर क्यों आज इस पर चर्चा जरूरी है वो आपको बताऊं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बांग्लादेश की है, सारी चीजें बांग्लादेश की साइड में आ जाओगे, पाकिस्तान पहुँच जाओगे। हाँ ऐसा है, जैसे ही रहेगा इधर आ जाओगे, पाकिस्तान की तरफ पहुँच जाओगे। ऐसे बना हुआ है। अब हम जो है, मैं भी एक मोमडन हूँ, मैं कुरैशी हूँ। अब हम वहाँ रहते हैं तो तुम लोग का में रहते हैं हिंदुस्तान में। आपको मालूम है क्या? बहुत बढ़िया बात है। इधर सारे बांग्लादेशी रहते हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। ये बीच का मेन गेट है, ये बॉर्डर है एक तरह का। कौन सा? ये स्कूल का गेट है, ये बॉर्डर है एक तरीके से। इधर पाकिस्तान, उधर मतलब बांग्लादेश रहते हैं। जहांगीरपुरी का मुस्लिम युवक कह रहा है इस गेट के इधर हिंदुस्तान है, इस गेट के उधर पाकिस्तान है और उधर बांग्लादेशी रहते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये मिनी पाकिस्तान कैसे बन गया भाई? जो स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया वैसी तस्वीरें भी सामने आ रही। दिल्ली हिंसा की आज 3 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे शोभा यात्रा से पहले क्या क्या हुआ था। ये तस्वीर 15 अप्रैल की रात 2:11 के करीब की ये तस्वीर है जिसमें कुछ युवक लाठी डंडों का इंतजाम करते दिखते। लाठी डंडे इकट्ठा किए जा रहे हैं, लोहे की रॉड भी जमा करते युवक दिखते हैं। अब इससे तो यही लगता है कि इन लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान हिंसा करने की साजिश का प्लान पहले बना लिया था। हालांकि इस वीडियो की अभी जांच की जा रही है और पूरी जांच के बाद आखिर उस वक्त क्या हुआ था वो सामने आ पाएगा। लेकिन रात में 2 बजे ये लाठी डंडे लेने के लिए क्यों निकले हैं युवा, ये प्रश्न उठता है। एक और तस्वीर जो अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास आई उसे भी देखिए। ये वीडियो हिंसा के दिन का है। जिस मस्जिद के सामने हिंसा हुई वहीं की तस्वीर है। वीडियो में कुछ लोग मस्जिद की छत पर नजर आ रहे हैं। मस्जिद की छत से पत्थरबाजी का दावा भी है। मस्जिद की पार्किंग से वीडियो बना है। इसी मस्जिद के इमाम ने अंसार को फोन करके बुलाया था, यह भी आरोप है। अंसार इमाम से मिला, इसके बाद मस्जिद के सामने से निकल रही शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोगों से अंसार ने बहस की। ये बहस हिंसा में तब्दील हो गई, ये आरोप लग रहा है। हिंसा की आज एक और तस्वीर सामने आई। शोभा यात्रा आराम से निकल रही है, तभी मुख्य आरोपी अंसार और उसके 4 साथी बहस करते दिखते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती है। हमला पीछे से किया जाता है। यानी ये जो कहा जा रहा था कि शोभा यात्रा में ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद जो है वो हिंसा हो गई और पत्थर चल गए। भाई अगर कुछ हुआ होगा तो आगे हुआ होगा ना, पीछे से कैसे हमला हो गया? यह सवाल उठता है इस वीडियो को देखने के बाद। जहांगीरपुरी हिंसा में क्या पीएफआई का हाथ है? हिंसा के तार पीएफआई के पॉलिटिकल आउटफिट एसडीपीआई से जुड़ते भी दिख रहे हैं। हिंसा वाले दिन 16 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया, भड़काऊ भाषण दिए, जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ने की अफवाह उड़ाई, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। पुलिस अब इस प्रदर्शन की टाइमिंग की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन में शामिल लोग जंतर मंतर से क्या जहांगीरपुरी भी गए थे। सवाल यह है कि क्या ऐसे ही भड़काऊ बयानों की वजह से हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है? आपको उन्माद पैदा करने वाले वो बयान सुनवा देता हूं। करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है।
हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात याद रखना। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं आगे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ये लोग जो हैं इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। ये तमाम भड़काऊ बयान आपने सुन लिए। देवबंद के मुफ्ती का एक भड़काऊ बयान सामने आया है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो देवबंद के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है, जिसमें मुफ्ती ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर हमला हो जाए तो छत से केवल नारा ना बुलंद करें, बल्कि जितनी हिम्मत और ताकत अल्लाह ने दी है उसके साथ मुकाबला करें। जरा इसको भी सुन लीजिए। अपने वक्त पर मौत आएगी और सिर्फ एक मर्तबा आएगी, कोई मौत को रोक नहीं सकता। लेकिन मौत के डर से हमेशा हम घर के अंदर अब बैठे कांपते रहे, ये भी तरीका नहीं है। लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो, उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा मौत आए तो इज्जत के साथ आए, मौत आएगी अपने वक्त के ऊपर आएगी, लेकिन दिलों में बुज़दिली बैठाकर, कमजोरी बैठाकर और अपने को दूसरों के सपुर्द कर देना, हवाले कर देना, ये ईमान वाले की शान नहीं है। कोई कह रहा है हाथ पीछे बांधकर खड़े नहीं रहेंगे, कोई कह रहा है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मौलाना क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। मतलब त्रिकोण नहीं है, ऐसा लग रहा है षटकोण है कि हर कोने से भड़काया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि तलवार निकालकर प्रोवोक किया। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल, हिंदुस्तान में कौन बना रहा है पाकिस्तान? क्या हिंसा के पीछे दिल्ली वाला मिनी पाकिस्तान है? दिल्ली में पीएफआई ने भड़काया और हिंसा करवाई क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और शाहिद अली अध्यक्ष हैं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है हिंदुस्तान के अंदर जो वो मुस्लिम युवक हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कह रहा था कि मिनी पाकिस्तान जहांगीरपुरी में बना हुआ है, ऐसे मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं और क्या इस हिंसा के पीछे मिनी पाकिस्तान था? देखिए, मिनी पाकिस्तान कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। मिनी पाकिस्तान दरअसल एक सोच है और कई ऐसे लोग हैं जो शायद उनका शरीर यहीं पर है परंतु उनकी सोच वही जिन्ना वाली है और वो ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक दलों में भी शामिल है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। देखिए, एक पूरी पैटर्न सामने नजर आई आपको। जब ये हिंसा हुई, ये दंगे हुए, तो तुरंत एक लॉबी ने, एक जिसको मैं कहता हूँ जिनीवा कन्वेंशन लॉबी, उस जिनीवा कन्वेंशन लॉबी ने क्या कहा कि मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया, इसीलिए ये सारी चीजें हुई, ये हिंसा हुई, हिंदुओं पर ये हिंसा हुई। अब ये मस्जिद पर झंडे वाली लॉबी जो थियरी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अभी मैं देख रहा था कि टाइम्स नाउ ने ये भी वीडियो दिखाया कि शांतिपूर्वक तरीके से हिंदुओं की यात्रा जा रही थी, उस पर पीछे से हमला किया गया और ये भड़काने पर ये इनके पास ये सारे असले, ये तमंचे, ये तलवार, ये बंदूक पहले से तैयार कैसे थे। और फिर एक और इस लॉबी ने थियरी दी कि ये तो गरीब कबाड़ वाले हैं जिनको जब दंगाइयों को पकड़ा गया और तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई की गई और जब भी कोई कार्रवाई कर दी जाती है तो वो कहते हैं बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा है, रियाज नाइको मैथ्स टीचर का बेटा है, फिर कहते हैं कि कहीं याकूब मेमन जो है हालात का मारा था, अफजल गुरु जुडिशियल एग्जीक्यूशन हो गई, अंसार गरीब कबाड़ वाला था और ये इस प्रकार की थियरी भी दी जाती है। पर आज ये भी साबित हो गया कि कोई गरीब कबाड़ वाला तो ये जो थ्योरीज होती हैं, ये जो मिनी पाकिस्तान वो लड़का बता रहा है,
उसका हाथ है ये जो हुआ उसके पीछे? देखिए, सोच तो निश्चित है। पहले एक हिंदू विरोधी सोच को भड़काना, चाहे वो राहुल गांधी हो, हिंदुत्व को जिस प्रकार से ये लोग आईसिस और बोको हराम के साथ जोड़ते हैं, जिस प्रकार से केजरीवाल जी विधानसभा में उठकर हंसते हैं और मखौल उड़ाते हैं कश्मीरी हिंदुओं का, पूरे दिन रात देश में हिंदू विरोधी गुट्टी पिलाई जाती है। आज भी एक केरल के मंत्री ने करी है बात। फिर उसके बाद तो इसको मैं कहता हूं सोच। फिर डी फॉर डिजाइन होता है। डिजाइन मतलब कि प्री प्लानिंग के साथ ये सारी जगहों पर किया जाता है। फिर पी फॉर होता है प्रोटेक्शन या प्रोवोकेशन का, एक वोट बैंक का वीटो दे देना कि अगर कोई भी हो वो प्रोवोक हो जाता है और उसको आप जायज ठहराते हो। और आई फॉर इस्लामोफोबिया का नैरेटिव बनाना। ये सारे घटनाक्रम हो और जब कार्रवाई खरगोन में हो तो इस्लामोफोबिया नैरेटिव लेना। करौली में अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, शिवम के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, परंतु दिल्ली के दंगाइयों पर कार्रवाई हो जाए तो गरीब कबाड़ वाला बन जाता है। कबाड़ की आड़ में इनको बचाने का काम। तो ये एसडीपीआई मॉडल है, सोच, डिजाइन, प्रोवोकेशन और इस्लामोफोबिया। इस मॉडल के तहत यही वो मिनी पाकिस्तान की सोच है कि उनको लगता है कि कुछ एनक्लेव बन जाने चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने एक तस्वीर साझा की है और उसमें बीजेपी नेता के साथ अंसार जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसकी तस्वीर दिख रही है। आम आदमी पार्टी का इसे कार्यकर्ता बताया जा रहा था। अब आम आदमी पार्टी ने तस्वीर साझा की है जिसमें अंसार जो है वो बीजेपी के नेता के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी ने शेयर की है। बीजेपी प्रत्याशी संगीता बताई जा रही है जिनके प्रचार के कार्यक्रम में अंसार नजर आ रहा है आगे आगे चलता हुआ और पीछे बीजेपी की प्रत्याशी दिख रही हैं। बीजेपी नेताओं के साथ अंसार की तस्वीर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तस्वीर आतिशी मार्लेना ने शेयर की है ट्विटर पर और अब आम आदमी पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संगीता बजाज को जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उन्हें मदद की थी अंसार ने, यह कहा जा रहा है। शहजाद पूनावाला, अभी एक तस्वीर आई थी पहली आम आदमी पार्टी की टोपी पहने, कहा गया आम आदमी पार्टी का इस अंसार से कनेक्शन है, दिल्ली दंगे उन्होंने कराए। अब आपकी तस्वीर भी आ गई बीजेपी नेता की। देखिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ताहिर हुसैन किस पार्टी में था? जो पहले आपके कल मैं पाठशाला देख रहा था, दिल्ली दंगे पार्ट 1, ये ताहिर हुसैन किस पार्टी से था? और फिर उसको बचाव करने के लिए जब आपके चैनल ने बताया कि कैसे उसके छत पर तेजाब बम, पेट्रोल बम, तमंचे, सारी चीजें थी, तो संजय सिंह आया और संजय सिंह ने डिफेंड किया कि उसके घर में भीड़ घुस गई थी, मतलब अंकित शर्मा की मौत को जायज ठहराया। फिर दूसरी बात, ताहिर हुसैन को मुस्लिम होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किसने कहा? अमानतुल्लाह खान ने कहा। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं लेकर आया हूं, मुझे पता है, क्योंकि जवाब सीधा नहीं दे सकते। तीसरी बात, जो तस्वीर अंसार की है वो तो सदस्यता ग्रहण करने वाली तस्वीर टोपी के साथ है, उसके अलावा उनके तो एक तस्वीर उनके विधायक के साथ उनके कमरे में भी है। ये कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं भाई वहां प्रत्याशी चल रही है, वो आगे आगे चलता दिख रहा है। अच्छा देखिए, आज तो अंसार पे इतने बड़े आरोप लगाए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसको पकड़ा भी गया है, उसको जेल में डाला भी गया है, उसको कोर्ट ने रिमांड भी दिया है। तो अगर ये बीजेपी से जुड़ा होता तो कार्रवाई क्यों करते? पर दूसरी बात यह है कि जो अगर ये आम आदमी पार्टी से नहीं है तो पूरा इकोसिस्टम आम आदमी पार्टी का क्यों बचाव कर रहा है? वो बार बार कह रहा है कि नहीं, ये दंगे तो हिंदुओं ने शुरू किए, ये तो मस्जिद पर जो भगवा झंडा लहरा है ना, इसी वजह से ये दंगे हुए, वो तो जायज ठहरा रहे इन दंगों को। वो तो कह रहे कि इस दंगों का रिएक्शन अब क्या है, एक तस्वीर इधर से आ गई, मैं सवाल एक तस्वीर उधर से आ गई, कार्यकर्ता अब जो है वो पुलिस को सर पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा किससे कनेक्शन है। दोनों तरफ की तस्वीरें आ चुकी हैं और दोनों तरफ की तस्वीरें हमने दिखा दी हैं। लेकिन जो प्रश्न मैं पूछ रहा था, रिजवान अहमद साहब, जहांगीरपुरी का एक युवा लड़का कह रहा है कि गेट के इस तरफ पाकिस्तान है, गेट की तरफ इस तरफ हिंदुस्तान है और यहां तो हर घर में इतने से लेकर इतने तक के पास हथियार मिलेंगे। ये कितने मिनी पाकिस्तान बने और क्यों बने? जी, जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया। देखिए, जहां तक मिनी पाकिस्तान होने का सवाल है, ये कोई नई खबर नहीं है। ये नई खबर इस मारे लगने लगी है क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर उस शहर के किसी हिस्से में मुस्लिम आबादी 40, 50, 60% से ज्यादा होगी, 100% होनी जरूरी नहीं है, कहीं भी नहीं होती है, उस शहर के उस हिस्से को मिनी पाकिस्तान ही समझा जाता है। ये आज की बात नहीं है ब्रदर, आप इतने अनुभवी पत्रकार हो, ये 40-50 साल से, आई एम 54, मैं ही 40 साल से ये चीज सुन रहा हूं। पहली बात, अब इन मिनी पाकिस्तान के दो बड़े स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक जो स्पेशल फीचर होता है कि इन मिनी पाकिस्तान ने एक टाइम पर, आप तो ये खुद सोशल मीडिया की वजह से थोड़े से सेंसिटिव हो गए हैं या स्मार्ट हो गए हैं,
हमेशा इस मिनी पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को जिताया गया है, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं और आतिशबाजी होती थी जब पाकिस्तान जीतता था। ये कोई नई बातें नहीं है, एक्चुअली सोशल मीडिया ने और मीडिया ने इन बातों को अब सामने परोसा है, पहला। दूसरा, जब पहले कोई शोभा यात्रा या इस तरह करके कोई भी यात्रा निकलती थी तो उसी यात्रा को ऑर्गेनाइज करने वाले बुजुर्ग या पुलिस ही ये कह देती थी भाई उधर से मत जाना, उधर मुस्लिम पॉपुलेशन की आबादी ज्यादा है, और आम तौर पे हिंदू बेचारा इस चीज को मान लिया करता था। अब थोड़ा सा हिंदू में भी एक अपने हक की बात करने का अब हनक आ गई है, उसको भी लग रहा है कि अपीजमेंट बहुत हो गया, उसको भी लग रहा है कि अपीजमेंट का गलत मतलब निकाल लिया गया। तो पहले जो शोभा यात्रा में ऐसी जगहों पे बवाल नहीं होते थे, उसका कारण यह है कि ऐसी जगहों से शोभा यात्रा निकाली ही नहीं जाती थी, पुलिस भी कह देती थी भाई उधर मत जाना। अब जाने लगी है तो मुसलमान को उसका जवाब देना है। मुसलमान को अपनी आइडेंटिटी, वो एक तरह से जो शहजाद ने बोला कि कोई ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मेरा 1% फर्क है शहजाद से कि भाई वो ये एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन जाती है उस दरवाजे के अंदर, उस सड़क से बाईं तरफ, उससे दाईं तरफ इतना मिनी पाकिस्तान है। अब लेकिन हिंदू इस बात का लिहाज नहीं रखता, वो कहता है क्यों ना जाएं, क्या वो पाकिस्तान है, क्या किसी की दादागिरी है, हम तो जाएंगे। अब जब वो जाता है तो वहां पे चिढ़ा हुआ, हारा हुआ, नाराज मुसलमान पहले से ईटा पत्थर लिए बैठा है, एक चिंगारी चाहिए, उधर से पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। तो ये पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान इस देश में आज का नहीं हमेशा से है। सामने हम लोगों के फर्क ये आया है कि अब हिंदू जो है उसके अंदर भी ये है कि भाई हम अपने हक की बात क्यों ना करें, अगर इस देश में है तो वो पाकिस्तान कैसे मान लें और उधर से क्यों ना गुजरे, इसलिए चीजें हो रही हैं। शाहिद अली जी, आपके हिसाब से आपको मिनी पाकिस्तान नजर आते हैं बने हुए हैं इस देश के अंदर, जहांगीरपुरी में, दूसरे हिस्सों में? सर, हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान कहां से नजर आ जाएगा, क्योंकि जो लोग मुल्क के अंदर रुके उन लोगों ने वॉलंटरीली, खुशी खुशी इस बात को उन्होंने माना कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ रह सकते हैं, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हिंदुओं को बड़ा भाई माना और इसी तर्ज पे वो यहाँ पर रुके। आज कुकृत्य कर रहे हैं ये रिजवान साहब और ये पूनावाला साहब, ये अपनी अपनी पार्टियों को अपीज करने के लिए ये सोच रहे हैं इनको मेडल मिल जाएंगे इस तरह की बातें करने से, तो करें, ये ठीक है, इनका हक है बात करने का, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन बात क्या कर रही है, ये उन लोगों को पर इल्जाम लगा रहे हैं जिन लोगों ने बाखुशी हिंदुओं को बड़ा भाई माना, जिन लोगों ने बाखुशी गांधी नेहरू को लीडर माना, पटेल को लीडर माना, और यहाँ पर उनकी क़यादत में जिन्ना को नकारा, मुसलमानों को नकारा, पाकिस्तान के साथ जाने को नकारा, ईमान वाले लोगों के साथ जाने को नकारा। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम यहाँ पर हिंदुस्तान में खुश हैं, हम यहाँ हिंदुस्तान में हिफाजत से हैं, हम यहीं रहेंगे। और हमें आज भी यकीन है, हमें आज भी अपने संविधान पर यकीन है कि हिंदुस्तान में हम पूरी तरह से सुकून में है, पूरी तरह से खुशी में है। जहां पर जिस घर के अंदर लड़ाइयां होती हैं, सब तमाम घरों के अंदर लड़ाइयां होती हैं, ये भी हमारा घर है। एक ठीक है, आज की डेट में मीडिया और तमाम जो तरह का दुष्प्रचार चल रहा है उसकी वजह से लड़ाइयां हो रही है, लेकिन ये कानून इस सबका भी अंत करेगा, संविधान इस सबका भी अंत करेगा। अच्छा वक्त आएगा। मैं एक मिनट अली कादरी जी के पास जाऊं, उससे पहले रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो हिंदुओं को बड़ा भाई मानकर यहां रुकने का फैसला किया था, हम तो पाकिस्तान गए नहीं, तो हम कैसे मिनी पाकिस्तान बनाएंगे? हिंदुओं को कितना बड़ा भाई माना था, ये 1946 के इलेक्शन के नतीजे निकालकर देख लीजिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुके, प्यार की वजह से भी रुके, लेकिन मुख्यतः सोशल एंड कल्चरल कंफर्ट जोन की वजह से रुके कि उन्होंने इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पाए कि अपने मकान, अपनी जायदाद यहां से छोड़कर या बेचकर जाएं। यह है फैक्ट, जिसको अब आप बताते हैं हिंदुओं की मोहब्बत और हिंदुस्तान की मोहब्बत। पहली बात। दूसरी बात, भाई मेरी बात थोड़ी भाई लंबी हो गई थी तो आपने मुझे काट दिया, सबको टाइम मिलना चाहिए। एक हार प्लस जीत का एक रिएक्शन होता है जिससे हिंसा होती है। मुसलमान अपने आप को इस देश में आज की तारीख में हारा हुआ सुशांत भाई महसूस कर रहा है। पहले वो हारा था नौकरियों को लेके, सरकारी नौकरियों को लेके, इकोनॉमी को लेके।
पर मुसलमान को यह लगता था कि हमारी पॉलिटिकल गिनती इस देश में होती है, कोई भी सरकार मुसलमान के बिना नहीं बन सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में, फिर 19 में, फिर यूपी में 17 में, 22 में यह साबित कर दिया कि इस देश में सरकारें बिना मुसलमान के भी बनती हैं और चलती हैं। उसके बाद ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर, हिजाब, सीए वगैरह वगैरह ने मुसलमान को यह एहसास करा दिया है कि अब वो पॉलिटिकली भी हार चुका है। उधर हिंदू को एहसास करा दिया है कि वो जीत चुका है। जब ये हार और जीत आपस में मिलती हैं, वहां पर हिंसा होती है। ठीक है शहजाद, आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले मौलाना अली कादरी, माइट बी रॉन्ग। मौलाना अली कादरी, अब तक की बातों में मिनी पाकिस्तान, और देखिए इस डिबेट में मैंने चारों मुसलमान ही बुलाए, सिर्फ मैं चूंकि एंकर हूं और हिंदू हूं, तो मैं तो चलिए भाई एंकर हूं इसलिए मैंने अपने आप को अलग मान लिया, लेकिन किसी हिंदू को बुलाया ही नहीं कि मसला हिंदू मुसलमान का बने ही नहीं। चार मुसलमानों की चर्चा चल रही है, दो कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान है। शाहिद अली जो पाकिस्तान ना होने की बात कह रहे थे, उसका जवाब दिया रिजवान अहमद ने। अली कादरी जी, आपके हिसाब से क्या मिनी पाकिस्तान देश के अंदर है जो जहांगीरपुरी का वो मुस्लिम युवक स्टिंग ऑपरेशन में कह रहा है? क्या ये बना हुआ है, ये सोच है? देखिए साहब, सबसे पहले तो ये है कि आप अगर हमारे किसी हिंदू भाई की भी अगर बुला लेते तो शायद ये बहस बहुत अच्छी होती, अच्छा डिबेट होता, अगर कि हमारे हिंदू भाई भी इसमें होते। रहा सवाल साहब पाकिस्तान का, तो अभी जैसे कि आपने हमारे भाई से सुना कि 1947 में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिना के पैगाम को ठुकराया और अपनी इस धरती को अपनाया, इस देश को अपना समझा और इस देश में जीने मरने की कसमें खाई, और वो हालात आप देख रहे हैं। कहा सवाल किसी लड़के का आप हवाला दे रहे थे कि मिनी पाकिस्तान, तो पहले तो हम इस किस्म की बातों को खतई तौर पे तवज्जो देते नहीं है, कि जब पाकिस्तान से दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू करता है तो उस गुफ्तगू की हम तायीद भी नहीं करते। और आपने कहा कि चार मुसलमानों को हमने डिबेट में बुलाया है, तो इसमें जो एक आपका पैनलिस्ट है ये हकीकत में मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है, ये मुसलमानों का दुश्मन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। रिजवान का बोलने जा रहा था सुशांत, मैं यही बोलने जा रहा था। आप क्या कह रहे थे रिजवान भाई, आप क्या कह रहे थे? मैं यही बोलने जा रहा था कि अभी इनमें से कोई बोलेगा कि भैया चार में से दो तो मुसलमान हैं, लेकिन दो नहीं हैं। ये इस बीमारी का जिस दिन इलाज मिल गया कि सच बोलने वालों को भी ये मुसलमान मानने लगे, तो समझ जाना कि 50% काम हो गया, 50% काम हो गया। शहजाद पूनावाला मुसलमान है, रिजवान अहमद मुसलमान नहीं है। शहजाद आप बच गए, आप अभी मुसलमान की कैटेगरी में हैं। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अल्लाह के अलावा कौन सच्चा मुसलमान है, कौन अच्छा मुसलमान नहीं है, ये कोई बताने वाली अथॉरिटी यहाँ पर बैठी है, ना कोई यहाँ पे ठेकेदार है। और यही तो दिक्कत है, जो अल्लाह के इस्लाम की वकालत करता है वो खारिज हो जाता है, और जो मुल्ला के इस्लाम की वकालत करता है वो रह जाता है। ये इस प्रकार का ही डिफरेंशिएशन पाकिस्तान में भी है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जिन्ना के विचारों को लात मार के जो यहाँ पर रहे, तो आज जिन्ना की तस्वीर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए जद्दोजहद क्यों करते हैं? क्यों कुछ राजनीतिक दल जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं? एक सेकंड कादरी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके कतई बीच में नहीं बोला। जो 3 तलाक का कानून पाकिस्तान में भी है, वो 3 तलाक के कानून का विरोध आज कौन करता है भारत में? कौन है जो यहां पर हर मुद्दे को उठाकर इस्लाम खतरे में है बोल देता है? तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिजाब को लेकर जब कोर्ट का फैसला आ गया, उसको मानने से कौन इनकार कर देता है? कौन कहता है कि अगर अफजल गुरु पर कार्रवाई हो जाए या याकूब मेमन पर कार्रवाई हो जाए और सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्रवाई करती है, तो उनकी पैरवी कौन करने खड़ा हो जाता है? तो यही तो सोच है। और देखिए, केवल इनकी गलती नहीं है, गलती केवल की नहीं, गलती उन राजनीतिक दलों की है जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते इस प्रकार के जो पूरे के पूरे पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। गलती तो उनकी है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी जो बार बार 370 ये हमारे संविधान का मुद्दा था, पर उसको भारत पाकिस्तान का विषय किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कहा कि ये मुसलमान था जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया गया। क्यों बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर में सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करते हैं? क्यों पुलवामा स्ट्राइक पर, पुलवामा टेरर अटैक पर उन्हीं की भाषा बोलते हैं?
होते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी मिनी पाकिस्तान वाली पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल भी है। और आज सवाल मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में अगर कोई हिंदू शांतिपूर्वक तरीके से अपनी यात्रा ले जाता है, ऐसे तो कई सारे मुसलमानों की यात्राएं भी, जुलूस भी निकलते हैं मंदिरों के पास से, पर कभी वहां से कोई पत्थर क्यों नहीं चलता? मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित 32 वर्ष से इतने प्रताड़ित हुए, वो कभी पत्थर चलाने की या बंदूक उठाने की क्यों नहीं सोचते? क्यों अक्षरधाम पर हमला होता है, कोई हिंदू नहीं सोचता कि मैं इस पर बदला लेने के लिए पत्थर उठा लूंगा? ये बार बार एक सोच जो है उसको खंडन। मैं इसमें एक प्रश्न और जोड़ता हूं, आपने कुछ प्रश्न उठाए, शाहिद अली जी, मैं एक प्रश्न और इसमें जोड़ता हूं, जो रिजवान अहमद जिक्र कर रहे थे कि भाई मिनी पाकिस्तान जो है वो इस देश के कुछ हिस्सों में बना हुआ है और देश का सारा मुसलमान उसमें, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बनाकर बैठे हैं उसमें ही। मुझे ये बताइए, मैं मानता हूं कि भाई किसी को कोई क्रिकेटर पसंद आ सकता है, किसी को कोई क्रिकेट टीम पसंद आ सकती है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है सर, तो हमेशा वो ये माना जाता है कि ये हमारा दुश्मन मुल्क के साथ मैच हो रहा है, इनसे राइवलरी, और उसमें इंडिया में हम हैं, हम इंडियंस हैं। किसी और मोहल्ले से कभी वहां से आतिशबाजी की तस्वीरें नहीं आती, खबरें नहीं आती। कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर वो बम फूटते हैं, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जाता है। ये कैसे होता है और क्यों होता है? शाहिद अली जी, आपसे पूछ रहा हूं। मेरी आवाज अब आ रही है जी। दरअसल एक जो अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन किया कि यहाँ पर 4 मुसलमान हैं और एक नॉन मुस्लिम है जो एंकर है, मैं आपकी इस बात को दुरुस्त नहीं मानता। आपको ये कहते हैं अगर कि 5 हिंदुस्तानी बैठे हैं यहाँ पर, तो मेरे ख्याल ज्यादा मजा आता है इस बात में। लेकिन आपने जो हिंदू मुस्लिम वाली चीज करते हैं ना, चैनल के जरिए से अभी जो आपने एक शो को हिंदू मुस्लिम कर दिया कि देखिए साहब हम 4 मुसलमानों को बिठा दिया यहाँ पर, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टराइजेशन होता है ना, मैं इसके खिलाफ हूँ सर। दूसरी बात जो आपने, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैं आपको दुरुस्त कर दूं। आपने इस डिबेट में शुरू किया था कि ये रिजवान अहमद और शहजाद पूनावाला तो मुसलमान है ही नहीं, ये आपके शब्द थे, ये आपके शब्द थे, उनको आपने कैटेगराइज किया मुसलमानों में और उसके बाद कहा कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। तो शाहिद अली जी, ये जो हिंदुस्तानी होने की बात है, इस पर कायम रहिएगा, तब बातें वैसी होंगी। टेलीविजन पर अच्छा दिखने के लिए और कहने के लिए जगह तो नहीं होगा। चांद जी, मैंने ये कहा है, मैंने कहा आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, मैं आपके पास आता हूं नेटवर्क ठीक करके। अली कादरी जी, जो मैं प्रश्न पूछ रहा था शाहिद अली से, शायद उन पर आवाज नहीं गई, वो कुछ नेटवर्क का इशू होगा, कि जो रिजवान भाई बता रहे थे कि एक कैरेक्टराइजेशन है, आपको मिनी पाकिस्तान पहचानना हो कि वहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत पर पटाखे फूटते हैं। क्रिकेट टीम कोई भी पसंद आ सकती है, इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन एक फीलिंग दूसरी होती है। वो कुछ ही मोहल्लों में पटाखे क्यों फूटते हैं? देखिए साहब, मैंने आपको अभी कहा ना कि कुछ लोगों के जहरीले बयानों की तरफ से कुछ नौजवानों के जहन खराब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही ऐसे जो लोग का जहन खराब है, जो पाकिस्तान जीतने पर अगर कोई पटाखे फोड़ता है, तो उसको समझाया जाएगा कि ये हमारे देश के विरोध में है, इनकी कभी तायद न की जाए। पर सर, अली कादरी भाई, अली भाई, मैं पटना का रहने वाला हूँ, पैदाइश परवरिश पटना की है, और वहां भी एक इलाका है सर, और मेरे बचपन में मैंने भी देखा है कि वहां पटाखे फूटते थे। अब मैं उस इलाके का नाम नहीं लूंगा। तो इतने साल से क्या समझाया नहीं जा सका? और इसमें क्या नहीं, अली कादरी भाई मुझे बताइए, इसमें समझाने का क्या है कि इंडिया हार गया और पाकिस्तान जीत गया? इसमें सेलिब्रेट करने की वजह नहीं, दुखी होने की वजह है। उसकी वजह बता रहा हूँ ना सर आपको। जैसे कि कल ओवैसी साहब ने कहा कि वो जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वो खुद एक लड़के को समझा रहा है कि देखो तलवार मत उठाओ, ये हमारा देश है। लेकिन गिरफ्तारियां एक तरफा होती है, और जो परमिशन के बगैर की जो यात्रा है, उसको पर यह बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने ही हमला किया है। तो एक तरफा जो पक्ष रखा जाता है, उसमें कुछ लड़कों का जहन खराब होता है। ठीक है, मैं मान गया। सुनिए, अब मेरा प्रश्न सुनिए,
कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है नरेंद्र मोदी से। मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अली कादरी जी, यहाँ पर अली कादरी जी, सुलूक मत कीजिए। अली कादरी जी, मैं कह रहा हूं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार में, इसीलिए कुछ लोगों के दिमाग में ये जहर भर गया और वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं तो अपने स्कूल डेज की बात कर रहा हूं। ये 90 के दशक की बात है, तब तो ना नरेंद्र मोदी ना बीजेपी की सरकार, तब क्यों पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फूट रहे थे? अरे भाई 90 के दशक में क्यों फूट रहे थे? 80 के दशक में क्यों पटाखे फूट रहे थे पाकिस्तान के जीतने पर? तब तो नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे। कब? अरे मैं कह रहा हूं, मैंने अपने स्कूल डेज में देखा तो 80 और 90 के दशक में तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब पाकिस्तान के नाम पर क्यों हो रहा था ये सब? मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि चंद जाहिल अगर हरकत कोई करते हैं तो उसको किसी भी मजहब से या समुदाय से ना जोड़ा जाए, उनकी जो है काउंसलिंग की जाए, ये कह रहा हूं। अच्छा, एक छोटा सा और प्रश्न, अगर चंद जाहिल किसी दूसरे धर्म के हों तो उसका आप पूरे देश के लिए तस्वीर खींच देते हैं कि देश भर में जो है वो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू से खतरा हो गया, तब क्यों नहीं बोलते कि ये चंद लोग हैं, इसको देश की पहचान नहीं बनाइए? साहब, अब जैसे थोड़े दिन पहले सीतापुर में एक महान जो है जाहिल पने की बात किया, क्या हम वो उसको हिंदुइज्म पे जोड़े क्या? नहीं तो अरेस्ट हो गया ना सर, लेकिन ओवैसी साहब तो गाना गा रहे हैं, शहजाद पूनावाला। देखिए, यही दोहरे मापदंड है। जब एकाध कोई अखलाक या पहलू खान की लिंचिंग होती है और हम उसका खंडन करते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदुत्व इज अ लिंचर, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम है, हिंदू टेरर होता है, जय श्री राम युद्धघोष होता है। और तभी ये सारे लोग ये नहीं कहते कि ये तो चंद लोग हैं, इनको पूरे कौम से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या सुशांत लिंचिंग करने आ गए थे? क्या कोई और लिंचिंग करने आ गया था क्या? परंतु अब देखिए, जब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, घर चाहे हिंदू के हो मुसलमान के हो, दोनों खरगोन में टूटे जो अवैध थे, परंतु क्या किया गया कि केवल और केवल दंगाइयों को इसलिए बचाया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। आज भी क्यों अंसार के बचाव में आ रहे? क्योंकि वो मुसलमान हैं। बुरहान की वकालत क्यों करते हैं? याकूब की वकालत क्यों करते हैं? अफजल की वकालत क्यों करते हैं? तमाम जो ये आतंकवादी इनकी वकालत क्यों करते हैं? क्योंकि ये मुसलमान हैं। तो दंगाई और आतंकवाद का धर्म तो आप ही ढूंढ कर लाते हो। यहां पर तो कार्रवाई दंगाई वर्सेस शिवम और यहां बोल दीजिए शहजाद पूनावाला कि 4 मुसलमान गेस्ट हैं, जब वो मुसलमान करना शुरू करें कि शहजाद पूनावाला मुसलमान नहीं है, रिजवान मुसलमान नहीं है, तो बुरा लग गया कि हमारी पहचान तो हिंदुस्तानी की है, लेकिन आतंकवादी को जब प्रोटेक्ट करने जाते हैं तब तो उसका धर्म देख के जाते हैं। देखिए, अंसार को प्रोटेक्ट किस बात पे कर रहे हैं मुझे बताइए? वही तो वीडियो नहीं देखे सुशांत साहब? अरे ताहिर हुसैन का भी वीडियो था, ताहिर हुसैन का भी वीडियो था, और ताहिर हुसैन को भी बचाया था। ताहिर हुसैन का तो वीडियो था सर, ताहिर हुसैन का तो वीडियो था। एफआईआर से बाद में न्यायालय से बरी हुए लोग। हाँ तो एक मिनट, न्यायालय से बरी हुए? नहीं, न्यायालय से बरी हुए, नंगी तलवारें लेकर जा रहे थे सब। अरे हर दो तरफ। एक सेकंड, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक सेकंड, कादरी साहब, आपने एक बड़ा सवाल उठाया, मैं मुझे जवाब देने दीजिए। ज्यादा पैनलिस्ट नहीं, आप जवाब सुनिए। मान लेते हैं कि वो जो भी हथियार लेकर जा रहे थे वो गलत था, उन पर एफआईआर भी हुई, उन्होंने चलाया नहीं पर उनके ऊपर एफआईआर हुई, पर जो चलवाते दिख रहा है वीडियो में उसका बचाव कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये चलाने, ये एक सेकंड सर, एक सेकंड सुन लीजिए सर, सुन लीजिए कादरी साहब, बीच में आपको लाउड स्पीकर की तरह बोलने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए मेरा पूरा। आपको कैसे पता था कि शाम को, सैटरडे शाम को 5:30 बजे ये लोग हथियार निकल के चलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी छत पर सारी सामग्री तैयार रखूं, बंदूक तैयार रखूं, तलवार तैयार रखूं, तमंचे तैयार रखूं? ये आपको कैसे पता था? ये भड़कने का अंदेशा कि मुझे भड़काया जाएगा इस समय पर, इस जगह पर, तो मैं भड़कने के लिए तैयार रहूं, ये कहां से आपके पास आ गया? कादरी साहब, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, सिंपल प्रश्न पूछता हूं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। गाड़ी आप चलाते ही होंगे? बिल्कुल, कभी कभी चलाता हूं, अक्सर ड्राइवर चलाता है। तो एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि गाड़ी चल रही हो और कोई पीछे से आके टक्कर मारे तो गलती पीछे वाले की मानी जाती है, सिंपल सा रूल। सडन ब्रेक मारेंगे तो पीछे वाले की गलती नहीं मानी जाएगी। सडन ब्रेक मारने पर पीछे वाले की नहीं मानी जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और पीछे से, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, अगर आपकी गाड़ी खड़ी और पीछे से आके कोई ठोक दे तब पीछे वाले की गलती है कि नहीं है? ना मान रहा हूं सर, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। सारी शोभा यात्राएं, तो मैं यही बता रहा हूं कि शोभा यात्रा वीडियो में जाती दिख रही है और पीछे से पत्थर चल रहा है, तो किसकी गलती है मुझे बताइए जरा। वातावरण खराब कर रहे थे, तो अगर लोगों ने अपना, तो वातावरण खराब कर रहे थे तो आपने तय कर लिया कि हम ही इनको यहीं ठीक कर देंगे। सुनिए सुशांत जी, आप लोग मीडिया के जरिए देश के वातावरण को सुधारिए।
नहीं, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। वातावरण कैसे सुधरेगा मैं बताता हूं सर शहजाद भाई। वातावरण तब सुधरेगा मौलाना अली कादरी, वातावरण तब सुधरेगा कि जैसे अगर कोई हिंदू गलती करता है तो उसको गलत माना जाता है, उसके साथ हिंदुत्व देखकर, उसका धर्म देखकर खड़ा नहीं हुआ जाता। वैसे ही पत्थर चलाने वाला अगर मुसलमान है तो उसके साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए, अपने आप वातावरण सुधर जाएगा। रिजवान अहमद, एक मिनट आ रहे, रिजवान अहमद, बताना बंद करिए। अरे भाई मुझे ये बताइए, जब मीडिया नहीं था तब देश में हिंदू मुसलमान के दंगे कैसे होते थे? आप लोग हर बार एक जो है नैरेटिव गढ़ते हैं और एक स्केप रूट ढूंढते हैं कि मीडिया करा रहा है। देखिए सुशांत, नहीं कादरी साहब, अब आप गलत बोल रहे हैं, मीडिया सिर्फ दिखा रहा है। काम कर रहे हैं यहाँ पे रिजवान अहमद, कल ओवैसी साहब ने जिस वीडियो का जिक्र किया, सुशांत भाई, ओवैसी साहब तो सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं, ओवैसी साहब सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं। रिजवान अहमद, बताइए ना आप वीडियो, वो अंसार का वीडियो बताइए। सुशांत जी, देखिए सुशांत भाई, कभी कभी मैं आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता हूं, लेकिन एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मैं किसी एक इंसिडेंस पर कभी नहीं बोल पाता हूं। मैं चाहता हूं उसके इर्द गिर्द जो भूमिका है उस पर मैं पहले बात करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी आपके डिबेट में बातें हो रही हैं, माहौल बिगाड़ रहा है, अच्छा वातावरण बनाइए, मीडिया जिम्मेदार है। सुशांत भाई, जनरल बिपिन रावत, अब आप कहेंगे ये कहां की बात लेके आया है, लेकिन बातें जुड़ती हैं, सिलसिले जुड़ते हैं। जनरल बिपिन रावत की मौत को इस देश में सेलिब्रेट किया गया है, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे सेलिब्रेट किया गया है, मेरे लाफिंग इमोजी की कतार लग गई थी, जनरल बिपिन रावत पर। बिपिन रावत की सब लोग जो है जाहिल इंसान, जब मैं बोल रहा हूं तो चुप रहे। कादरी साहब, ये नहीं चल सकता कि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो एक ही धर्म के हैं और वो सारे जो हैं वो सिर्फ ये बोलकर बच जाएं कि ये जाहिल लोग हैं। गधे को लाकर आप बिठा, मैं आपके डिबेट में नहीं बैठता, ये रिजवान के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। एक नंबर का नालायक, बदतमीज। ये देखिए आपकी भाषा, देखिए ये भाषा देखिए, वो आपको क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं बोला कादरी जी, आप उनको नालायक और जाहिल बोल रहे हैं, ये आपकी भाषा है। नंबर का बदमाश है ये। क्या बदमाशी है? वो आप अपना तर्क रख रहे हैं, वो आपका अपना तर्क रख रहे हैं। ये इसमें उसमें वो जाहिल कैसे हो गए? इतना इंटॉलरेंस है आप लोगों के अंदर कि आप सब बोलकर निकल जाएं, आप दुनिया के हर आदमी को जाहिल बता दें। सबसे कमाल के आप ही लोग हैं। रिजवान अहमद, अपनी बात पूरी कीजिए। सुशांत भाई, लेट मी कंप्लीट, बोलने दीजिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे कंप्लीट करने दो सुशांत भाई, 30 सेकंड। सुशांत भाई, आईना और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है और बड़ा गंदा आईना दिखाता हूं। आप लोग हंसोगे मुझ पर। इस देश में जब गंगा घाट पे कोरोना के पीरियड में लाशें निकली थी तो उस तक पर हंसी के और कॉमेडी के मीम बनाए गए। मीम, ये वो देश है। कौन है ये जो लोग बनाते हैं, जो बात करते हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए? इस देश में कोरोना की महामारी को भी सेलिब्रेट किया गया है ताकि मोदी का फेलियर साबित हो सके। ये कड़वी सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। शाहिद अली। सुशांत जी, रिजवान साहब जो भी कह रहे हैं वो उनका अपना सच हो सकता है, लेकिन यहां पर जब उस चीज पर बात नहीं है, उस टॉपिक पर बात नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि जितनी भी चीजें कह रहे हैं, एक तो कुतर्क है ये, और लोगों को भड़काने के लिए कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इनको अपने इनामात चाहिए, इनामात लीजिए, लेकिन आप पूरी की पूरी कौम को या इस देश को तोड़ने का काम मत कीजिए। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा 4 दिन पहले, मैंने पूरी जब वो अमृतसर गए, सुन लीजिए सर, रिजवान साहब सुन लीजिए, तब ये कहा कि नफरत की पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा, हिंदुस्तान को डिवाइड करने की जो राजनीति हो रही है उसको खत्म करना होगा, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा। यहां पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, चीजें बताई जा रही हैं कि मेरा सच, जैसे सुल्तान जी भी आपने कहा जी मैंने भी देखा, बचपन में ऐसा होता था, क्या सारे मुसलमान उसको सेलिब्रेट करते थे? आप भी बता दीजिए मुझे। ये जैसे बता रही है कि साहब इन्होंने मीम बनाए, क्या सारे मुसलमान ने मीम बना दिए? शाहिद भाई, मैंने खुद कहा और मेरी चिंता ये है, जो कि बतौर हिंदुस्तानी मैं उठा रहा हूं, कि ये मिनी पाकिस्तान कह रहा हूं,
ये नहीं कह रहा हूं कि देश का हर मुसलमान पाकिस्तान चाहता है और पूरा जितने मुस्लिम बहुल इलाके वो पाकिस्तान। आप वर्ड देखिए, ये कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, ये देश के लिए खतरा है, ये जो अपने दिमाग में पाकिस्तान लिए घूम रहे हैं, इसलिए आज उन पर सवाल उठा रहा हूं सर। जो लोग अपने दिमाग में पाकिस्तान लेके घूम रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनकी असली जगह जेल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब डालते हैं तो आप लेकिन ही ये रोना बात रोते हो हकीकत फिर। है कि जब डालते हैं उनको जेल में तो आप ही रोना हजारों में रोते क्या हो। लाखों में भी एक शहजाद में एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। रिजवान अहमद छोटा जवाब, फिर शहजाद अहमद। लोगों को भी दिखाइए ना शहजाद पूनावाला, रिजवान भाई छोटा सा, फिर शहजाद साहब। एक बात सुनिए सुशांत भाई, यही मोदी का जलवा है जो आज टीवी पर बैठ के अल्लाह का शुक्र है कि लोग कहने लगे हैं कि पाकिस्तान के जिताने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। हमने वो दौर देखा है जब लोग कहते थे ये तो गेम है, गेम में तो हम किसी को जिता सकते हैं, वो तो कलाकार हैं, कलाकार का धर्म नहीं होता है। वो दौर देखा है हमने इस देश में, और यही मोदी योगी का जलवा है जो सुधार ला रहा है। और अफसोस की बात यह है कि यह सुधार हमारे अंदर से आना चाहिए था, हमारी कौम से आना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो डंडे के डर से आ रहा है, यही हकीकत है। शहजाद पूनावाला, क्या ये बदलाव आ रहा है और ये मिनी पाकिस्तान देखिए मुझे लगता है आपने काफी देर से शहजाद भाई एक शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं, तीन ही शाहिद भाई आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास, अभी आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला बहुत देर से नहीं भड़काने वाली जो आप बातें कर रहे हैं, इससे आपको इनाम नहीं मिलने जा रहा। अरे इसमें भड़कने की क्या बात है भाई, वो जो उनको रियलिटी है वो बता रहे हैं। आप खुद भी मान रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के जीतने पे नारे लगा रहा जेल जाए, तो इसका मतलब है ना शहजाद जो बोल रहे हैं कि आज जो मेरा स्टेटमेंट है योगी और मोदी के डर की वजह से। ठीक है, अब हो गया आपका, बोल दिया आपने, अब मैं बोल दूं। नहीं ठीक है, अरे भाई आप कह दीजिए कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, आप कह दीजिए डर नहीं लगता। कान को जेल में जाना चाहिए, ठीक है। यह आदमी यहाँ बैठ के कह रहा है कि योगी और मोदी के डर से। मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान को प्यार करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं संविधान को प्यार करता हूं। अरे पर वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपने पहले ये नहीं कहा, वो कह रही है चेंज 2014 के बाद दिख रहा है, इसलिए कह रहे हैं। छोड़िए, शहजाद पूनावाला अपनी बात कहिए, शहजाद पूनावाला अपनी बात कहिए। मैं 3-4 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ पर ओवैसी की बात आई कि ओवैसी ने ये बताया है, ओवैसी का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे। ओवैसी साहब ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब से लेकर अब तक कितने घंटे हो गए, उन्होंने अगर उनके पास वो मस्जिद वाली वीडियो थी या उनके पास तथ्य थे तो वो खुद क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देते कोर्ट में, या टीवी चैनल के सामने ही दिखा देते, या ट्वीट ही कर देते। अभी तक उन्होंने किया नहीं है। क्रिमिनल कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की, वो तो खुद बैरिस्टर है। दूसरी बात, ये कहते हैं एक्शन रिएक्शन कहने वाले भी एक कादरी साहब चले गए अब पैनल से। अगर एक्शन रिएक्शन के नाम पर जस्टिफाई किया जाए कि जो हिंदुओं की यात्रा गई उन्होंने प्रोवोक किया इसलिए उस पर रिएक्शन हुआ, तो फिर क्या गोधरा के बाद जो रिएक्शन हुआ वो जायज़ है? फिर ये एक्शन रिएक्शन गोधरा और गुजरात में भी लागू होना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, जो गुजरात के दंगे हुए वो गोधरा का रिएक्शन था, वहाँ पे ये एक्शन रिएक्शन नहीं लगाते, वहाँ पर एक्शन रिएक्शन चला जाता है इनका। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मेरे पास कई सारी वीडियोस है सुशांत जी, मैं बताना नहीं चाहता चैनलों पर कि मुस्लिम जो भीड़ है वो मंदिरों के पास से भड़काऊ बयान और भड़काऊ नारे कि दीन के हम सिपाही है, अली हमारा है, इस प्रकार के नारे लगाते हुए वो जा रहे हैं मंदिरों के पास से। कभी उन्होंने तो रिएक्शन नहीं दिया इस चीज़ का, पत्थर फेंक कर, तमंचे चलाकर, और उनके भी हाथ में तलवारी थी। आप मुझे 5 हिंदुओं के वीडियो दिखाएंगे, मैं आपको 15 मुसलमानों के वीडियो दिखाऊंगा, ये रिएक्शन उनकी तरफ से क्यों नहीं आता? चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये टारगेट हो रहे, जब दंगाइयों पर और आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं हम टारगेट हो रहे, पर जब शौचालय योजना हो, जब उज्ज्वला योजना हो, जब मुद्रा योजना हो, उसमें 30% हिस्सा मुसलमानों को मिलता है। मोहम्मद और मोहित में फर्क नहीं होता है, शिल्पा और सुल्ताना में कोई अंतर नहीं होता है। कोई एक स्कीम का नाम बता दे जहां पर अंतर किया गया है, इनको शौचालय नहीं मिला, इनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर नहीं मिला, तब तो ये नहीं कहते टारगेट हो रहा है। क्या बैंक अकाउंट नहीं खोले मुसलमान के? क्या आवाज नहीं बना मुसलमानों? परंतु दंगाइयों पर और आतंकवादियों पर कार्रवाई होने पर इनको आतंकवादी का मुसलमान कैसे दिख जाता है? एग्जांपल देता हूं कि कैसे धर्म देखा जाता है। मैं आज आपको आज का एग्जांपल देता हूं। मुझे बेल्जियम से एक आदमी ने फोन करके धमकी दी मारने की, और उसने क्या बोला कि भाई तुम जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ दिखा रहे हो। मैंने उससे पूछा कि जब धर्म संसद हुई थी उसको दिखाया था, तब तो तुमने मुझे कुछ फोन करके नहीं बोला, और देश के क्या दुनिया के किसी हिंदू ने नहीं बोला कि भाई धर्म संसद क्यों दिखा रहे हो, इन पर क्यों प्रश्न उठा रहे हो, इन पर क्यों एफआईआर की मांग कर रहे हो। ये बेल्जियम में बैठे आदमी को ये पत्थरबाज पे कार्रवाई हो रही है। मैंने ये तो नहीं कहा कि शाहिद अली को जेल में डाल दीजिए, शहजाद पूनावाला को डाल दीजिए, रिजवान अहमद को डाल दीजिए, इनको तो नहीं बोला। मेरे दोस्त है मुसलमान, उनके लिए नहीं बोला, लेकिन पत्थर उठाने वाले को सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि वो मुसलमान है। क्या गलत किया मैंने, बताइए?
सुशांत जी, जो भी वायलेटर्स हैं, हमारा मानना यह है उनकी असली जगह जेल है, ये हमारा मानना है और इस चीज पे हम काम करते हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों। मैं इनसे एक सवाल, स्पेसिफिक सवाल शाहिद जी, आप क्योंकि एक लॉयर है, एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अभी बोल रहे थे कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है 10 सेकंड में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। शायद मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। गोधरा में जो मैं कह रहा हूं कि एक्शन रिएक्शन वाली थियरी पे काम मत करो, ऐसे फिर बहुत चीजें जायज ठहराई जा सकती है। तो आप अपनी बात को खुद को ये, मैं आपको आपका दोहरापन दिखा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। वो अली कादरी की बात पर जवाब दे रहे थे कि एक्शन रिएक्शन पे फिर उसको भी सही बताया जाएगा। देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। शायद जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, मुझे एक बात बताइए, अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हिंदू हमारे भाई है इसलिए हम रुक गए, पाकिस्तान नहीं लिया हमने, इंडिया में रुके। जब सीए का कानून आ रहा था, क्या भड़काया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। आज तक सीए के तहत किसकी नागरिकता छीनी है, एक मुसलमान की, बता दो। परंतु वहां के हिंदू जिनके पास और कोई ठिकाना नहीं, और महात्मा गांधी ने कहा था कि उनको पनाह मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ क्यों हो गए? क्यों हो गए आप खिलाफ? बताइए, सीए के कानून का विरोध क्यों किया आपने? और शाहीन बाग तैयार किया, उसमें क्या नारे लगे कि जिन्ना की आजादी चाहिए, ये नारे लगे। बच्चों से क्या नारा लगाया आपने कि हिटलर की मौत मरेगा, ये इस प्रकार के नारे लग रहे थे। सीए में क्या और क्या नारे लग रहे थे? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सेकुलर था। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझाइए जरा एक बार, एक सेकंड। शाहिद जी, अगर आप ईमानदार है, अगर आप ईमानदार है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझाइए दर्शकों को। जो कि शाहिद जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, से इट इन द बैरिकेड, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे चल रहे थे। तब हो सकता है, मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है? आप आज चैनल पर बैठ के कह रहे हो कि गोधरा एक्शन का रिएक्शन था, आप ये बात मान रहे हो? शाहिद जी, इन्होंने ये नहीं कहा। शाहिद जी, इन्होंने अली कादरी की बात पर जवाब ही नहीं है। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए। एक्शन रिएक्शन, रिजवान अहमद, एक मिनट, जेनीवा लॉबी कह रही है। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए। मैं अभी इसी बात पर रहता हूं कि इस देश के मुसलमानों ने जहां रुके, उन्होंने हिंदुओं को बड़ा भाई मान लिया, ठीक। शाहिद अली और अली कादरी यहां बैठकर तो जो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़े उनको जाहिल बता सकते हैं, उनको जेल भेजना चाहिए ये कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि पत्थरबाजों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सुशांत सिन्हा कहेगा और इसको डिबेट में उठाएगा तो बेल्जियम में बैठा मुसलमान मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी देगा। तो कौन सा बड़ा भाई हूं मैं भाई? मैं तब तक आपका बड़ा भाई हूं जब मैं चुपचाप बैठा रहूं। रिपोर्ट करवाई आपने उसके खिलाफ? मैं, अरे भाई, मैं मुझे ये बताइए, मैं करा दूंगा, सब करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। सुशांत जी, आपका मुकदमा लड़ेंगे, आपकी तरफ से लड़ेंगे, आप कराइए। बिल्कुल लड़िएगा, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि पहले ये तो बताइए मैं कैसा बड़ा भाई हूं। इसी देश में और मुसलमान भी हैं जो मुझे कहते हैं मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं। कैसे? जब मैं कोई जहर हिंदू उगले उसको भी क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं मुसलमान के खिलाफ कैसे हूं? खिलाफ भी एक्शन लेने की बात। रिजवान भाई बोलिए, ईमानदारी पर रहिए अपनी बात पर। सुशांत भाई, सोसाइटी का एक प्रोग्रेशन होता है जिसमें सारी चीजें जुड़ के एक रेसिड्यू, एक प्रोडक्ट निकलता है। आप किसी चीज के लिए ये नहीं कह सकते कि आज दिल्ली के मुद्दे पर रिजवान वो बात क्यों कर रहा है। सारी चीजें जुड़ी होती हैं। आगे सुनिए, जो आज एके की, प्यार की, जेल में भेजो, फलाना धमाका बात कर रहे हैं, जिसको मैं पर्सनल तौर पे बकवास मानता हूं। अरे सुशांत भाई, तुम बकवास कश्मीर के पत्थरबाज जो एक पैसे टेररिस्ट हुआ करते थे, जो एक पैसे, अरे यार तुम लोग बीच में क्यों बोलते हो यार? तुम कौन से पढ़े लिखे आदमी हो? कहाँ के वकील हो तुम कहाँ के वकील हो तुम? अबे तुम कहाँ के वकील हो यार? अरे बीच में कोई आदमी बोल रहा है, बीच में क्यों बोलते हो तुम लोग? क्या कोर्ट में ऐसे ही करते हो क्या हाई कोर्ट में ऐसे ही आर्गुमेंट होता है क्या? कहते हो वकील हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम वकील हो। रिजवान भाई, आप अपनी बात कहिए। हाई कोर्ट में किस तरह हम लोग आर्ग्यू करते हैं जब एक वकील बोल रहा है दूसरा बीच में बोलेगा? ये सिखाया है तुमने? आप अपनी बात कहिए, उनका फ्रेम चला गया, आप कहिए अपनी बात कहिए। अब आप सुनिए सुशांत भाई, हमारे देश ने इसी टीवी पर, इसी पैनल में से 100 आउट ऑफ 100 मुसलमान ऐसे देखे हैं जो कश्मीर के पत्थरबाज, जो फौज पे पत्थर मारते थे,
जो आतंकवादियों का हेल्प करते थे, अरे उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, अरे पैलेट फायर किए जा रहे हैं, अरे वो अंधे हो रहे हैं। आपके चैनल पर मैं आपसे पूछता हूं, कितने मुसलमानों ने आके यहां का ये कहा कि जो फौज पर लोग पत्थर मार रहे हैं, गोली मारो उनको, वो देश के दुश्मन है? कहा किसी ने? नहीं कहा। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो अब तुम लोगों को अकल आ रही है, और इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल में तुम लोगों को और अकल आएगी। शहजाद पुनावाला, देखिए, ये बातें तो सब ठीक है कि हिंदू हमारे बड़े भाई है, ये हमारे बड़े भाई है, परंतु रोहिंग्याओं के साथ कुछ होता है दूसरी देश में, उसका असर यहाँ पे दिखता है। यहाँ पर आज़ाद मैदान ग्राउंड पे क्या किया जाता है, किस प्रकार से अमर जवान ज्योति को ठेस पहुंचाई जाती है। डेनमार्क में कुछ होता है, कार्टून बनाया जाता है, तो उसका असर यहाँ पर दिखता है। बड़े बड़े जुलूस यहाँ पर निकलते हैं। पेरिस में कोई आतंकवादी एक टीचर को बिहेड कर देता है तो उसके समर्थन में यहाँ पर जुलूस निकाले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये भाईचारा है। ये भाईचारा नहीं, एक तो भाई है उसको मानते हैं, परंतु दूसरा चारा बन जाता है। और ये सेकुलरिज्म का जो है ना कि गंगा एक तरफ नहीं बह सकती, ये एक तरफ बहने वाली सेकुलरिज्म हो तब तक तो ठीक है। अगर हमें सड़कों पर नमाज अता करने मिले तो ठीक है, अगर हमें नमाज रूम अलग से मिल जाए तब तो ठीक है, अगर हमारा लाउड स्पीकर पर अजान 5 बार फुल वॉल्यूम बजे तब तो ठीक है। परंतु अगर हिंदू शांतिपूर्वक तरीके से मुस्लिम इलाके से, ये मुस्लिम इलाके क्या होते हैं पता नहीं, दंगाई का धर्म नहीं होता, इलाके का धर्म होता है, वहां से अगर निकल जाए तो मैं पत्थर फेंकूंगा। मुझे ये वन वे सेकुलरिज्म नहीं हो खत्म हो रहा है। आप दोनों लोग, ये जो पॉकेट्स हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पॉकेट्स की बात कर रहा हूं, देश के हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा। ये जो पॉकेट्स मिनी पाकिस्तान टाइप बने हुए हैं, इनका इलाज क्या है? छोटे में शहजाद पुनावाला, देखिए, सबसे बड़ा इलाज ये है कि इस पॉकेट में बुलडोजर और वैक्यूम क्लीनर, ताकि ये वोट बैंक की राजनीति के चलते, जो अपीजमेंट की राजनीति के चलते यहां पर ये एन्क्लेव बनाए गए हैं, और जिसमें बहुत सारे अवैध लोगों को भी बचाया गया है। वैक्यूम क्लीनर क्या है? वैक्यूम क्लीनर मतलब स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान मतलब जैसे रोहिंग्याओं को हटाने के लिए जब एक मुहिम चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो अमातुल्लाह खान, क्योंकि दिल्ली में उत्तर प्रदेश की सरकार थी, तो पहुंच गए उसके बचाव में। कनेक्शन दे देते हैं, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन दे देते हैं, वैक्यूम क्लीनर, आप दोनों साथ चलना जरूरी है, और दोनों चल रहा है। जी, माफी चाहूंगा, शहजाद भाई से यहां एग्री नहीं करता, क्योंकि वो अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। लेकिन सुशांत भाई और गंदी हकीकत सुनिए। इसकी हकीकत पता है क्या है? इसकी हकीकत उस पॉकेट में है ही नहीं, और आप भी सुशांत भाई पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बीमारी उस पॉकेट में है ही नहीं, इसकी बीमारी उस पॉकेट के बाहर है। पढ़े लिखे मुसलमान में, पत्रकारों में, मुस्लिम सेलिब्रिटीज में, जो इस देश के साथ एहसान फरामोशी कर रहे हैं और इन पॉकेट में रहने वालों का फायदा उठा रहे हैं। जब तक ये पॉकेट में बाहर रहने वाले हमारे तथाकथित वाइस प्रेसिडेंट साहब, इस तरह के लोग, हामिद अंसारी टाइप के लोग, सम्मानित हामिद अंसारी, जिन्हें इस देश ने सब कुछ दिया है, जब तक वो वतन परस्ती इन पॉकेट में रहने वालों को नहीं सिखाएंगे, ये पॉकेट में रहने वाले वतन परस्ती नहीं सीखेंगे। यही कड़वा सच है, इस देश में यही सत्य है। बड़ा तबका हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाई का एक साथ रहा है, लेकिन बार बार अगर कोई पत्थर चलाएगा, चाहे किसी धर्म का हो, प्रश्न तो पूछा जाएगा। उनके साथ जो खड़े होंगे उनसे भी पूछा जाएगा, और जो डिफेंड करेंगे उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये देश के हक में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आप सभी मेहमानों का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।